गुड आफ्टरनून। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हिस्ट्री के कुछ पीवाईक्यूज को डिस्कस करा था। सीरीज एग्जामिनेशन जो आपका 2023 में फर्स्ट पेपर हुआ है। आज की वीडियो में हम लोग पॉलिटी की उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आपके पास आपका पहला क्वेश्चन है, Which among the following is are the objectives of नीति आयोग। आपको इनमें से नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव बताने हैं कि कौन कौन से हैं। आपके पास पहला है imposing policies on the state and duties, allocation of fund at national and state level, design the strategies and long term policies and program framework। आपको इनमें से बताना है कि कौन सी ठीक है। आपको इनमें से नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं कि कौन कौन से हैं। तो देखिए इसका आंसर आएगा ओनली 3, क्योंकि आपको पता होगा नीति आयोग एक थिंक टैंक है जिसका काम होता है प्लानिंग करना या फिर स्ट्रेटजीज बनाना। जो हटा के बना था हमारा जो पहले प्लानिंग कमीशन होता था, उसको रिप्लेस करके हम लोगों ने नीति आयोग को बनाया था। और अगर इसके बारे में और चीजें बताऊं तो ये ना ही कॉन्स्टिट्यूशन है ना ही नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट स्टैट्यूटरी। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में इन्होंने दिया हुआ है इम्पोजिंग पॉलिसीज ऑन द स्टेट एंड यूनिटी। वो अपनी पॉलिसीज को थोप नहीं सकता स्टेट और यूनिटीज पे। एलोकेशन ऑफ फंड एट द नेशनल स्टेट लेवल, ये काम नीति आयोग का नहीं होता, ये सिर्फ पॉलिसीज को बनाता है, प्लानिंग करता है, फंड्स वगैरह एलोकेशन नहीं करता। तो अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड को एलिमिनेट करते हैं तो आपके पास ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज आर नेसेसरी फॉर द इशू ऑफ अ रिट ऑफ सर्जरी इन इंडिया। आपको इनमें से रिट होता है आर्टिकल नंबर 32 में, उनमें से रिट जो सर्जरी होता है उसके बारे में कंडीशंस दी हुई है। आपको बतानी है कि कौन सी ठीक है। देखिए आपके पास पहला दिया हुआ है, देयर शुड बी अ ट्रिब्यूनल or an officer having legal authority to determine question affecting rights of a subject and having the duty to act judicially. Second है, such a tribunal or officer has to acted without jurisdictions. आपको पता होगा कि हमारे पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, जिसमें आपका आर्टिकल 32 जो है वो रिलेटेड है रिट से, जिसमें आपको 4 तरह के रिट दिए हुए हैं। जिसमें पहला आता है हबियस कॉर्पस, फिर आता है आपका मैंडमस, फिर आता है आपका सर्जरी, सॉरी 5 तरह के दिए हुए हैं, 4 तरह के नहीं। सर्जरी, प्रोहिबिशन और एक होता है क्यू वारंटो। जिसमें आपका ये जो सर्जरी वाला है ये बताता है कि लोअर कोर्ट के फैसले को जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो दोबारा से एक बार रीचेकिंग के लिए उसको अपने नीचे बुला सकता है। मान लीजिए किसी लोअर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, वो उसके दायरे में नहीं आता, तो हम उसको सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। ये आपका सर्जरी बताता है, जिसको लेके दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी ठीक दी हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चौथा है
थर्ड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ordered the constitution of a special bench called social justice bench? ये आपका केस रिलेटेड क्वेश्चन था, पॉलिटी का ही लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा करंट रिलेटेड भी बोलूंगी, करंट रिलेटेड था, जिसमें आपको थोड़ी सी केस स्टडी करनी होती है। तो इसका आंसर आएगा आपका जस्टिस एच.एल. दत्तू। फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली पैरामिलिट्री फोर्स विद अ डुअल कंट्रोल स्ट्रक्चर? सीआरपीएफ, आसाम राइफल्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस या फिर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स? तो इसका आंसर आएगा आपका आसाम राइफल्स। अगर मैं बताऊं आसाम राइफल्स का एक होता है ऑपरेशनल कंट्रोल और एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल। एक होता है आपका ऑपरेशनल कंट्रोल, एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल। तो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल रहता है वो रहता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, और जो इनका ऑपरेशनल कंट्रोल है वो रहता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा आसाम राइफल्स। Which among the following departmental authorities is not under the Ministry of Home Affairs? बताइए। क्या डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, या फिर सेकेंड ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, द नेशनल अथॉरिटी ऑफ केमिकल वेपन एंड कन्वेक्शन, देन फोर्थ है आपके पास डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स। आपको इनमें से बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नीचे कौन सा आपका ये जो एरिया है वो नहीं होता। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा द नेशनल अथॉरिटी ऑफ केमिकल वेपन कन्वेक्शन। Who among the following is given discretionary power under the 5th schedule of the Constitution of India to set up a tribes advisory council in a state which has scheduled tribes but not scheduled areas? Governor of a concerned state, President of India, Interstate Council या फिर Parliament of India? आपको बताना है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 5 के अंडर शेड्यूल ट्राइब्स और के लिए जो स्पेशल पावर बनाने का अधिकार है वो किसको प्राप्त है? शेड्यूल ट्राइब्स के लिए क्या प्रेसिडेंट को है, क्या उसके गवर्नर को है, या इंटरस्टेट काउंसिल को है, या फिर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को? तो देखिए इसका आंसर आएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि ये कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट होती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड यूटीज आर इंक्लूडेड इन द नॉर्दर्न जोनल काउंसिल? आपको पता होगा कि इंडिया में 5 तरह के जोन्स हैं। नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, और फिफ्थ है आपका सेंट्रल जोन। और आपको बताना है कि नॉर्दर्न जोन में कौन सा काउंसिल
कौन सा स्टेट इंक्लूडेड होता है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब मैंने आपको 5 तरह के जोन बताए, आपको इनमें नॉर्थ वाले में बताना है कि कौन सा होता है। आपके ये लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है जोनल, तो आपका ये लक्ष्मीकांत से ही पूछा हुआ क्वेश्चन था डायरेक्टली। तो अगर मैं नॉर्थ जोनल की बात करूं तो नॉर्थ जोनल में आपका यूपी नहीं आता। अगर आप यूपी को एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास सीधा सीधा एक आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो आपका यूपी पड़ता है वो आपका सेंट्रल जोनल में पड़ता है। तो इसमें पड़ेगा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और एनसीटी ऑफ दिल्ली। Which of the following states about the Solicitor General of India is not correct? आपको पता होगा कि इंडिया में कैग होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, एडवोकेट जनरल होता है, सॉलिसिटर जनरल भी होता है। तो आपको इनमें से स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी करेक्ट नहीं है। द एसजीआई इज द गवर्नमेंट चीफ लीगल एडवाइजर। द एसजीआई इज द सेकेंडरी लॉ ऑफिसर ऑफ अ कंट्री। द पोस्ट ऑफ एसजीआई इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। द एसजीआई इज अपॉइंटेड बाय अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट। आपको पता होगा कि आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल प्रोवाइड है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। लेकिन आपको लक्ष्मीकांत में उसी के साथ में सॉलिसिटर जनरल के बारे में दिया हुआ है कि इससे रिलेटेड कोई भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नहीं मिलता। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल ही नहीं है तो आपका ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाए। तो आपके पास सीधा सीधा एलिमिनेट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आर्टिकल 76 सिर्फ अटॉर्नी जनरल के बारे में बताता है, सॉलिसिटर जनरल का कोई भी जिक्र या कोई भी आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं देखने को मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी डज नॉट हैव द मेंबर ऑफ राज्यसभा। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल का था और आपको पता होगा कि पार्लियामेंट्री कमिटी से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार। ये आपका CAPF 2028 का रिपीटेड क्वेश्चन है और शायद आई गेस 2022 का भी। राज्यसभा के कोई भी मेंबर किस कमेटी में नहीं होते? तो इसका आंसर आएगा एस्टीमेट कमेटी, जो ओरिजिनेट हुई थी 1922 में। अगर मैं एस्टीमेट कमेटी के बारे में बताऊं तो टोटल इसमें 30 मेंबर्स होते हैं, सारे के सारे राज्यसभा से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? A union minister shall not eligible for election as the president. A president is elected by elected member of a parliament and the legislative assembly of a state and the union territory. The electoral college does not include elected member of legislative council. The system of proportional representation by the means of single transferable vote is followed. आपको इनमें से बतानी है not correct statement. प्रेसिडेंट की अगर मैं आर्टिकल की बताऊं तो 52 से 62 तक रहते, विच इज द हेड ऑफ कंट्री। फर्स्ट पर्सन ऑफ कंट्री भी मैं बोल सकती हूँ। तो आपको इनमें से नॉट करेक्ट बतानी थी। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलती होगी। A union minister shall not eligible for election as the president. बिल्कुल भी नहीं। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए कुछ कुछ आपको कंडीशन दी हुई कि वो 35 एज का होना चाहिए, मेंबर उसके ऊपर कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए, कोई भी उसके ऊपर आरोप नहीं लिखना चाहिए, वो करप्टेड नहीं घोषित होना चाहिए, यही सब चीज है। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, बाकी की सारी स्टेटमेंट आपको ठीक दी हुई। द सिटीजनशिप एक्ट 1955 deals with the determination of the citizenship on and after of। ये आपका पार्ट सेकंड सिटीजनशिप चैप्टर से लिया हुआ क्वेश्चन है, जो आर्टिकल 5 to 11 से डील करता है। और अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो 26 जनवरी 1950। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। Which of the following is not a part of Article 51 of the Constitution of India? बताइए।
आपको पता होगा कि आर्टिकल 1 डील करता है आपका यूटी से, सेकंड डील करता है आपका सिटीजनशिप से, आपका थर्ड डील करता है फंडामेंटल राइट से, आपका फोर्थ डील करता है डीपीएसपी से, और फोर्थ का ए पार्ट डील करता है फंडामेंटल ड्यूटी से। अगर मैं इसके आर्टिकल की बात करूं तो 1 to 4, 5 to 11, 12 to 35, 36 to 51 और ये 51A। तो बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको जो फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइड कराई गई हैं उनमें से कौन सी नहीं है। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, बिल्कुल। मेंटेनिंग जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन द नेशंस, ये भी बिल्कुल है। एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय द आर्टिबिलिटीज, ये भी ठीक है। यूज ऑफ यूएन पीस कीपिंग फोर्स फॉर रिजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, ये गलत है। आपके पास 3 स्टेटमेंट दी हुई है, तीसरे वाली आपकी गलत हो जाती है। ये आपके टोटल 12 क्वेश्चन आए हुए थे सीडीएस एग्जामिनेशन जो आपका अप्रैल में हुआ था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।